वनपुर गांव जंगल के बगल में बसा एक हरा भरा गांव था। वहाँ के लोग जंगल से मिलने वाले फल, फूल, जड़ी बूटियाँ दूसरे गांव में जाकर उसे बेच अपना गुजर बसर करते थे। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। अरे सुनो, ये अनार कैसे दिए? दीदी 50 रुपए के 1 किलो। सीधे जंगल से लेकर आई हूँ। हमारा जंगल हमारे लिए जीवन देता है। वनपुर से हो क्या? हाँ दीदी, तुम लोग तो खुशकिस्मत हो जो इतने खूबसूरत जंगल की मेहरबानी तुम पर है। जी दीदी, वो तो है। एक काम करो, 20 रुपए के ये बेर भी बांध दो। लेकिन गांव का कारोबारी धनसुखलाल एक लालची किस्म का इंसान था। जंगल के दरख्त काटकर लकड़ियां बेचकर कारोबार करता और खूब पैसे कमाता। ये क्या, इतने कम? अरे इतने कम पैसों में तुम 50 लकड़ियां लेकर जाओगे? धनसुखलाल जी, इस बार दे दीजिए, अगली बार पैसे दे दूंगा। मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ धंधा करने बैठा हूँ, समाज सेवा नहीं। पैसे हो तो ले जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। धनसुखलाल के दरख्त कटाई से जंगल के दरख्त कम हो रहे थे। एक दिन नीलिमा अपने घर से सुबह सुबह जंगल की ओर गई तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? ये जंगल हवा में कैसे उड़ रहा है? हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे अभी जाकर सारे गांव वालों को ये बताना होगा। वनपुर गांव का जंगल हवा में उड़ता देखा तो नीलिमा ने दौड़कर जाते हुए पूरे गांव को बताया। उसकी बातें सुनकर नौजवान प्रधान अजय बोलने लगा। ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि जंगल हवा में उड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जरूर किसी भूत का चक्कर होगा। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने हमारे जंगल पर काला जादू कर दिया है। अरे, अगर जंगल इस तरह से हवा में उड़ेगा तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? कैसे जाकर फल फूल तोड़ेंगे और उसे बेचेंगे? गांव वाले तो मर ही जाएंगे। अजय ने बीच में रोकते हुए कहा। नीलिमा दीदी, आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्या है ये तो वहां जाकर पता चलेगा। ना बाबा, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हमें तो डर लगता है। सारे गांव वालों ने उड़ते हुए जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन अजय एक बहादुर और पढ़ा लिखा इंसान था जो कि भूत प्रेत वाली चीजों पर यकीन नहीं करता था। मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। अरे लेकिन जाओगे कैसे? जंगल तो हवा में उड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अजय और गांव वालों ने एक बड़ी सी सीढ़ी बनवाई और उसे जमीन से जंगल पर टिकवाया। अजय ऊपर चढ़कर जंगल में पहुंचा तो हवाएं जोर से चलने लगी। अरे, आज जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है। कितनी जोर की हवाएं चल रही है। अजय कुछ और कदम आगे बढ़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तुम्हारा नाम अजय है ना? जी अम्मी, मैं वनपुर कस्बे का प्रधान हूँ। हाँ, वनपुर गांव के लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। जी अम्मी, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वनपुर कस्बे के लोग इस जंगल को काफी पूछते हैं ना। इस कस्बे से लोगों का गुजर बसर चलता है। लेकिन अम्मी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बस बेटा समझ लो, अब ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की हूँ। मेरे परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस उम्र में काम कहाँ से करती, तो इसी जंगल में रहने लगी। यहीं खाना मिल जाता है, यहीं पास में मेरी कुटिया है, वहीं पर रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे ही गांव का धनसुखलाल, जो कि लकड़ियों का कारोबार करता है, वो तो इस जंगल को तबाह कर रहा है। वो तो है अम्मी, अगर लकड़ियों के धंधे के लिए वो दरख्त काट रहा है लेकिन नए बीज लगा ही नहीं रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो ये जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया है। कुदरत का सारा तवाजुन खराब हो रहा है। ठीक कह रही हो अम्मी, जंगल खत्म होगा तो कस्बे वाले भी नहीं बचेंगे। तुम लोगों को उस धनसुखलाल को रोकना होगा, नहीं तो ये जंगल इसी तरह हवा में उड़ता रहेगा और गांव वाले बिना जंगल के तड़पते रहेंगे। अम्मी,
कस्बे का प्रधान होने के नाते मैं इस मसले को जरूर सुलझाऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ चलिए अम्मी, हमारा कस्बा आपको संभालेगा। नहीं बेटा, तुम जाओ, बस मेरे लिए इतना करो कि उस धनसुख लाल को समझाओ, नहीं तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। अजय ने जब गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले सीधा धनसुख लाल के घर पहुंच गए। लेकिन धनसुख लाल ने नकारते हुए कहा, अरे भाई, अगर मैं अपना काम धंधा बंद करूं तो पैसे कैसे कमाऊं? क्या भिखारी बन जाऊं? अरे भाई, काम धंधा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि तुम दरख्तों की कटाई कम कर दो और इसके साथ कोई दूसरा काम शुरू कर दो। जितने दरख्त काटो उसके 2 गुने पौधे जंगल में लगाया करो। देखिए धनसुख लाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कस्बा नहीं बचेगा। आप समझिए, नया काम शुरू करने में मैं आपका साथ दूंगा। हम जंगल में जो जड़ी बूटियां और कंदमूल है उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटियां और कंदमूल से दवाइयां बनेंगी, इसमें बेहद पैसे मिलेंगे। अजय के समझाने पर धनसुख लाल के पल्ले ये बात पड़ी तो धनसुख लाल इसके लिए तैयार हो गया। जब अजय फिर से जंगल गया तो उसे वो बुजुर्ग औरत मिली। ये जानकर खुशी हुई कि धनसुख लाल दरख्तों की कटाई कम करके नए पौधे लगाएगा। मुझे लगता है अब जंगल को फिर से पहले जैसे होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरे दिन जब जंगल पहले जैसे हुआ तो गांव के लोग जंगल में इकट्ठा हुए। अरे धनसुख लाल, जंगल तो मामूली हो गया। आप और अजय मिलकर अब अपना काम कर सकते हैं। अरे हाँ, ये लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो फिर से अपना काम करना है। 2 दिन से एक फुटी कौड़ी नहीं कमाई है। अरे नीलिमा दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? धनसुख लाल और अजय साथ मिलकर जंगल की दवाइयाँ, जड़ी बूटी और कंदमूल शहर में एक दवाई की दुकान को बेचते थे। पैसे देते हुए अजय ने कहा, धनसुख लाल, मैंने कहा था ना कि आपकी अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाई, जरा देखो तो, ये काम इतना बेहतरीन चल पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। धनसुख लाल, जंगल की कद्र करो। आप एक काम कीजिए, ये जो लकड़ियों का धंधा है ना, इसे भी बंद कर दीजिए। जितना हम जंगल को बचाएंगे उतना ही जंगल हमें बचाएगा। हाँ हाँ हाँ, सोचूंगा इसके बारे में। धनसुख लाल का खास आदमी भीमा कंदमूल के लिए जमीन खोद रहा था तो उसे एक मटकी मिली जिसमें खजाना था। भीमा मटकी लेकर धनसुख लाल और अजय के पास आया। जब वो दोनों बरगद के दरख्त के नीचे बातें कर रहे थे, मालिक, मालिक, ये देखो क्या है, खजाना मिला है, और वो भी खोदने के दौरान। अरे वाह, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के, मैं तो इसे बेचकर रईस बन जाऊंगा। धनसुख लाल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये खजाना हमें जंगल से मिला है, इस पर किसी का भी हक नहीं है। इससे हम जंगल में और ज्यादा पौधे लगाएंगे, कस्बे की सड़कें, अस्पताल, स्कूल और साफ पीने का पानी, इन सब का बंदोबस्त करेंगे। मतलब तुम इसे अपने घर ले जाकर इसमें से कुछ खजाना अपने लिए निकाल लोगे, है ना? धनसुख लाल जी, ये खजाना ना मेरे घर जाएगा ना आपके। ये जंगल की अमानत है, इसे यही रहने देते हैं। अजय की बात सुनकर लालची धनसुख लाल तब तो चुप रहा, लेकिन अपने घर आने के बाद भीमा से कहने लगा, भीमा, उस मटके के खजाने का ख्याल अभी भी मेरे जहन में चल रहा है। क्या करूं? करना क्या है मालिक? आज रात ही जाकर उस मटकी को चोरी कर लीजिए। कह देंगे कि चोर ने चोरी की है। किसकी हिम्मत होगी आप पर उंगली उठाने की? उस मटकी को मैं ले लूंगा। आज रात ही वो मटका मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। चांदनी रात में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। धनसुख लाल ने मटकी के पास आकर मटकी में हाथ डाला तो एक सांप ने धनसुख लाल को डस लिया। धनसुख लाल की चीख से पूरे जंगल की शांति भंग हो गई। जंगल फिर से पहले जैसे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर अजय जब जंगल में आया तो उसके सामने वो बुजुर्ग औरत थी। धनसुख लाल मरा पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये क्या हुआ?
धनसुखलाल को क्या हो गया? वो मर चुका है। उसने इस मटकी का खजाना चुराने की कोशिश की तो सांप ने उसे डस लिया। धनसुखलाल अपने लालच से जीत न सका। अपने लालच की वजह से उसकी ये हालत हो गई। लेकिन अम्मी, आपको ये सब कैसे पता? ये कहते ही वो बुजुर्ग औरत अपने असली रूप में आ गई। अजय, मैं वन देवी हूँ। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने ही इस जंगल को उड़ाकर गांव से दूर किया है। धनसुखलाल जैसे लोगों की वजह से आज जंगल खतरे में है। तुमसे जिस दिन मुलाकात हुई तो लगा कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जरूर इस जंगल को बचाएगा, लेकिन धनसुखलाल जैसा लालची आदमी इस काम में अड़चन था, इसीलिए उसे मरना ही था। वन देवी की बातें सुनकर अजय को धनसुखलाल की गलती का एहसास हुआ, मगर वो एक नेक दिल इंसान था। हे देवी माँ, माना कि धनसुखलाल एक लालची आदमी है और उसने गलती भी की है, लेकिन देवी माँ, इसमें उसकी बेगम और बच्चों का क्या कसूर है? इसके बिना उनका क्या होगा? आप अपना एहसान करके इसे फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ये अब इस जंगल से दूर रहेगा। अगर इसने ऐसा करने से मना कर दिया तो कस्बे वाले की मदद से मैं इसे कस्बे से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे जिंदा कर दीजिए। वाह अजय, तुम एक अच्छे प्रधान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मैं इसे अभी जिंदा करती हूँ, लेकिन तुम इसे समझा देना कि जंगल की कटाई ना करे। जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वन देवी के हाथ से निकले प्रकाश किरण से धनसुखलाल फिर से जिंदा हो गया। देवी गायब हो गई। जंगल पहले जैसा हो गया। उसे जब अजय ने सारा मसला बताया तो उसकी आंखों में अफसोस के आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। अजय, मैं आज से ही जंगल कटाई का काम बंद कर दूंगा और जंगल की अच्छाई के लिए काम करूंगा। धनसुखलाल, ऐसा ही करना होगा, तभी तो हम आने वाली पुश्तों को एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। हमें अपनी लालच को छोड़कर इंसानियत के लिए जीना होगा। चेरापूंजी और मौसिन राम जगहों पर जैसी ही बारिश छत्रपुर में हुआ करती थी। छत्रपुर की नदी नाले 12 महीने लबालब पानी से भरे रहते थे। जल की देवी आसरा देवी इस गांव की कुल देवी थी, जिनका एक बड़ा सा मंदिर इस गांव में था और लोग उनकी बहुत पूजा करते थे। बाढ़ की परेशानी यहाँ की आम परेशानी थी। लोग जब भी घर के बाहर निकलते तो छतरी या रेनकोट हमेशा उनके साथ होते। अरे हाँ, ये है जीत, जो कि जादूगर हैं। छोटे छोटे जादू दिखाकर लोगों का दिल बहलाते हैं। आज संडे है तो बच्चे भी इनके जादू के खेल को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। ये देखो, मेरे हाथ में कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखो। अरे ये तो नकली जादू दिखाता है। असली जादूगर था इसका बाप। ऐसा लगता था कि उसके पास हकीकत में कोई जादुई शक्ति है, मतलब हकीकत में वो कुछ भी कर सकता है। 1 मिनट में किसी को भी आदमी से मुर्गा और तोते से आदमी बना देता था। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि पुरु भाई के पास एक जादुई डंडा था जिसे घुमाकर वो बड़े बड़े जादू करते थे। गरीबों की उन्होंने बहुत मदद की और जरूरतमंदों की भी वो बहुत मदद करते थे। उनसे बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। लाजवाब थे वो। हाँ, सही ही कह रहे थे ये लोग। जीतू के पापा पुरु भाई के पास ऐसी जादू थी कि लोग सच में उसमें खो जाते थे। कहते हैं पुरु भाई की इस जादू का राज था उनको एक बड़े बुजुर्ग से मिली एक जादू की छड़ी। इसी छड़ी से पुरु काका लोगों की मदद भी करते थे। बाबूजी, इस बार खेत की फसल कुछ नहीं हुई। कुछ पैसे मिल जाते तो खानदान के लिए ढंग के कपड़े खरीद लेता। अरे कपड़े कौन सी बड़ी बात है, ये लो, अभी ले लो पैसे। पुरु भाई कुछ दूर गए तो उन्हें एक जरूरतमंद बुजुर्ग औरत नजर आई जो बहुत मायूस थी। क्या हुआ अम्मी, आप मायूस लग रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा,
मेरा पति पिछले बरस गुजर गया था। वो कमा कर लाता था और हम लोग खाते थे, लेकिन जब से वो मर गया है मैं यहाँ परेशान हूँ। अब इस बुजुर्ग हालत में काम भी नहीं होता है। कैसे जिए, कैसे खाना पीना हो। अरे अम्मी, फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं अभी आपकी तकलीफ खत्म कर देता हूँ। अरे वाह बेटे, इतना सारा पैसा! इतने से तो मेरी जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाएगी। भगवान तेरा भला करे। इसी तरह पुरु गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था और उनसे खूब आशीर्वाद लेता। लेकिन गांव के जमींदार रंगराव को जब इस छड़ी के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने खेत में काम करने वाले वीणु से कहा, एक छड़ी घुमाने से कपड़े और पैसे बदल गए। बेटा, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। रंगराव नाम है मेरा, याद रखना। सरकार, मैं अगर झूठ बोलूं तो मुझे मार देना, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि पुरु ने वो छड़ी ऐसी घुमाई कि उस किसान के सामने नए नए कपड़े और उस बुजुर्ग के सामने मुतमईन से पैसे आ गए। कपड़े और नोट एकदम चकाचक थे। उन्होंने पुरु को आशीर्वाद भी दिया। ये सब उस छड़ी का कमाल है। ऐसी छड़ी अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं अरबपति बन जाऊंगा। उस पुरु जैसे भिखारियों की मदद थोड़ी ना करूंगा। उस छड़ी को मुझे किसी भी हाल में हासिल करना है। वीनू, एक काम कर, आज देर रात तू पुरु के घर जा रहा है। वो छड़ी तू चुरा कर मेरे पास ला। जी सरकार, आज ही मैं उसके घर जाता हूँ। जब वीणु पुरु भाई के घर में घुसकर जादुई छड़ी की तलाश करने लगा तो उसे वो छड़ी सो रहे पुरु भाई के बगल में नजर आई। उसने चुराने के लिए हाथ बढ़ाया तो पुरु भाई की आंखें खुल गई। तो तू मेरी जादुई छड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था? अभी तुझे मजा चखाता हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझसे एक गलती हो गई, मुझे जाने दो। ले, अब तू कुकड़ू कुक करते रहना और सुबह सुबह मेरे घर के आंगन में बांग देते रहना। पुरु भाई ने वीणु को उसके किए पर सजा तो दी, मगर इस घटना के बाद पुरु भाई परेशान होकर सोचने लगे, अगर ये छड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी। कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए मुझे इस छड़ी को घर के संदूक में छिपाना होगा। इस छड़ी के बारे में खबर फैलानी होगी कि ये छड़ी मुझसे कोई चुरा कर ले गया है, तभी जाकर ये छड़ी ताबूत में महफूज रहेगी। फिर उसके बाद पुरु भाई ने कभी भी उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कुछ सालों बाद पुरु अपने आखिरी वक्त में था। जीतू उनके पास था तो उन्होंने कहा, जीतू, लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम दिलो जान से अपनी जादू की कला सीखते रहना और अपने लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते रहना। वो जादू की छड़ी जिसकी खबर मैंने फैलाई थी कि वो चोरी हो चुकी है, दरअसल वो चोरी नहीं हुई है, बल्कि उस जादुई छड़ी को मैंने ताबूत में छिपा कर रखा है। उस छड़ी का इस्तेमाल तुम तभी करना जब अपने छतरीपुर के लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत हो। जी अब्बू, मैं ऐसा ही करूंगा। अब्बू, अब्बू। पुरु भाई की मौत के बाद जीतू अब जादू के खेल से लोगों को अजूबा दिखाकर अपना गुजर बसर करता। लेकिन यहाँ गांव का जमींदार रंगराव की लालच वक्त के साथ बढ़ती गई। देख रहे जीवा, तूने मुझे कहा था ना कि 2 महीने में उधार लिए हुए पैसे लौटा दूंगा। आज 3 महीने हो गए, तूने एक ढेला नहीं दिया, इसीलिए तेरे जमीन पर अब मैं कब्जा कर रहा हूँ। लेकिन मालिक, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मैं खेती कैसे करूँगा और मैं अपने खानदान का पेट कैसे भरूंगा? पैसे नहीं कमाऊंगा तो आपके पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। ऐसा मत करिए सरकार, ऐसा करेंगे तो आपको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। हमारी नहीं, हमारे कस्बे के ऊपर वाले का लिहाज कीजिए। मुझे मेरी जमीन दे दीजिए। आसरा देने के नाम से मुझे डरा मत, और ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं।
मुझे मेरे पैसे दे और जमीन मेरे नाम कर। रंगराव मानो छतरीपुर को लूटने के लिए ही पैदा हुआ था। गांव की कुल देवी आसरा देवी का भी उसे खौफ नहीं था। एक बार की बात है, देर रात को जब आसरा देवी के मंदिर के दरवाजे बंद थे, तब मेरी कितने दिनों से हसरत थी कि ये गहने मुझे मिले। भला गहने देवी की मूर्ति पर क्या करते? इससे बेचकर तो मैं और रईस हो जाऊंगा। दूसरे ही दिन गांव में गहने चोरी की बात आग की तरह फैल गई। चोर की तलाश करवाते उससे पहले गांव में तेजी से बाढ़ आई। लोगों के घर का सामान बाढ़ में बहने लगा। ये देखकर जीतू से रहा न गया और उसने अपना संदूक खोला। ओहो, इस बाढ़ ने तो कस्बे वालों की जान ही निकाल दी है। कस्बे की मेरी जरूरत है और यही सही वक्त है जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने का। इसी के इस्तेमाल से मेरे कस्बे वालों की जान बच सकती है। मेरे छतरीपुर कस्बे के लोगों की हिफाजत कर। फिर क्या था, उस उल्टी छतरी में गांव के सभी लोग आ गए और वो छतरी उड़ के गांव के करीब ही एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। सभी लोग पहाड़ पर उतर गए। ये कोई मामूली बाढ़ नहीं है, ये ऊपर वाले का श्राप है, जिसने मंदिर में जाकर देवी के गहने चुराए हैं। अगर वो चोर ना पकड़ा गया तो ये बाढ़ पूरे कस्बे को खा जाएगी। लेकिन चोर का पता कैसे चलेगा बाबा? मेरे पूर्वजों ने कहा था कि जब देवी नाराज होती है तो एक खतरनाक बाढ़ आ जाती है। बारिश आती है तो उस बारिश में भी जो गीला ना हो वही गुनहगार होता है। जाओ, जाकर देखो हम में से कौन है जो यहाँ पर सूखा है। तभी वहाँ जीवा चिल्लाया, अरे ये देखो, रंगराव तो पूरे सूखे हैं। हाँ, मैंने चुराए हैं गहने, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। रंगराव, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा कानून तो देगा ही, लेकिन मेरी भी एक सलाह है कि तुम कस्बे वालों का नुकसान करके कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए छोड़ दो ये सब गंदे काम करना। मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी वो मुझे मंजूर है। मैं समझ गया कि लालच बुरी बला है।